डॉक्टर अरोरा साहब, ध्यानी जी और यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े विषय पर आज तमाम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करने का काम किया है। और जैसे अभी चोपड़ा जी कह रहे थे, लड़ाई लंबी है, दुश्मन कौन है, विकल्प क्या है, वहाँ टारगेट करना पड़ेगा। बिना उसके हम पूरी चीज़ों को समझ भी नहीं सकते और जान भी नहीं सकते। इसलिए साथियों, मैं आपके सामने, क्योंकि जो जंगल का सवाल है, जो अभी कुछ लोग कह रहे थे पहाड़ का सवाल, पहाड़ के लिए परियोजना, मैदान के लिए परियोजना, सवाल पहाड़ मैदान का नहीं है, सवाल नीतियों का है, पॉलिसीज का है। कौन सी पॉलिसी आप बना रहे हैं, कौन सी सत्ता बैठी हुई है, किसके पक्ष में नीतियां बना रही है, ये है सवाल, मूल सवाल है ये। और इस सवाल को समझे बिना हम इन तमाम खतरों को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि अंग्रेज आया, ब्रिटिश सर्स आए हिंदुस्तान में, और हमारे पहाड़ पे गढ़वाल के एक राजा होते थे, कुमाऊं के एक राजा होते थे। 1803 में अंग्रेज वो आया, गोरखा आया, गोरखों ने अटैक किया, गोरखानी भी, गढ़वाल का राजा भाग के देहरादून आ गया, खुड़बुड़े में राजा का हत्या हो गई, कत्ल हो गया। 12 साल तक गढ़वाल पे गोरखों ने शासन किया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लगा कि कोई गढ़वाल का भगोड़ो राजा तो मर गया, उसके वंशज हैं, उनसे संपर्क करते हैं अंग्रेज और कहते हैं भाई हम आपकी मदद करते हैं, आप फिर से अपने राज हासिल करो। अंग्रेजों की मदद से फिर गोरखों के खिलाफ उनके वंशज लड़ते हैं, और 1815 में 12 साल तक गोरखों के शासन के बाद वो जीत जाता है। उस जमाने में क्या कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी राजा जी की सेवा करने नहीं आई थी, मदद करने। ईस्ट इंडिया कंपनी को मालूम है ये भगोड़ो राजा है, इसके पास कुछ नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा 5 लाख रुपया हमारा खर्च हो गया, 5 लाख रुपया दो। राजा साहब ने, उनके परिवार ने कहा भाई रुपया तो है नहीं, उन्होंने कहा अपना राज का एक हिस्सा दे दो। तो जो चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी ये जिला हुआ, ये हिस्सा चला गया अंग्रेजों के पास, और ये हो गया ब्रिटिश गढ़वाल। राजा साहब आगे टिहरी उत्तरकाशी होगी, टिहरी की राजा की टिहरी, वो क्या बोलते हैं उस रियासत। और अंग्रेजों ने क्या काम किया? उससे पहले जो हमारे जंगल थे, जंगल पे कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होता था, गांव की जनता बैठ के तय करती थी। अभी भी हमारे पहाड़ों में कई जगह ये परंपरा है कि गांव में पंचायत होती है। लोग कहते हैं भाई सड़क से रास्ते के ऊपर का जंगल 3 साल के लिए बंद करो और 3 साल के नीचे आबाद करो। तो पूरा जंगलों का नियंत्रण जनता के हाथ में होता था। लोग स्वयं तय करते थे कौन सा जंगल कटना है, कैसे जंगल कटना है, जंगल का हिफाजत करना, जंगल की रक्षा करना, ये जनता के हाथ में था। अभी कुछ साथी यहाँ पर कह रहे हैं जनता की भागीदारी। क्या होती है जनता की भागीदारी? केवल ये बोलना जनता की भागीदारी, किस रूप में जनता की भागीदारी, कौन सी भागीदारी? और जब अंग्रेजों ने क्या काम किया, अंग्रेजों ने गांव के बाहर वो बना दिए मुनेरे, वहां पिलर डाल दिए और कहा ये रिजर्व फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट अंग्रेज सरकार का हो गया, गांव के लोगों को हक नहीं है वहां जाने का, जंगल वो करने का। जब ये हुआ, महिलाओं को घास काटने से रोका गया, उनके हथियार छीने गए, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, ये हो गया। तो 3 जिले थे गढ़वाल के, पूरे गढ़वाल कुमाऊं के, नैनीताल, अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल। इसकी राजधानी थी कुमाऊं, नैनीताल कमिश्नरी। पूरी नैनीताल कमिश्नरी के लोगों ने जंगलों पे आग लगा दी। लोगों ने कहा अगर ये जंगल हमारे नहीं है, ये हमको जरूरत नहीं है, आग लगाओ। दुनिया भर के लोगों पे मुकदमे चले। आखिर में आंदोलन ने इतना बड़ा रूप लिया, अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी का ग्रीवेंस कमेटी बनी। उस कमेटी को कहा गया कि आप रिपोर्ट दो, आखिर लोग क्यों जंगल जला रहे हैं। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। उस कमेटी ने कहा कि पहाड़ के लोगों का जंगल और जंगल से सुबह शाम का रिश्ता है, रात का रिश्ता है, बहुत ज्यादा लगाव है। आपने जंगलों पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए लोगों में गुस्सा है, इसलिए लोग जंगलों को बचाने के लिए लोग आगे आना चाह रहे हैं। लोगों का जंगलों का हक है, आपने हक छीन दिए लोगों के। उसी अंग्रेज सरकार ने 1930 में वन पंचायतों का गठन किया और पंचायती वन हुए। आज हम क्या देखते हैं, खतरा केवल पर्यावरण पे नहीं है, खतरा केवल उत्तराखंड के जंगलों पर नहीं है, खतरा हमारी जनतंत्र पर हो गया, डेमोक्रेसी पर खतरा हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है जनतंत्र का? अभी रवि चोपड़ा जी कह रहे थे, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि साहब केदारनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट, बद्रीनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट, भाड़ में चले गए नीचे सब, एक आदमी, 1 मैन। ये क्या है?
ये जनतंत्र पे जबरदस्त हमला है। और जनतंत्र का मतलब है 1947 के बाद एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमारा जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है। संघीय ढांचे में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। आप बिना गांव पंचायत के, बिना पंचायतों के, बिना स्टेट गवर्नमेंट के स्वीकृत के सीधे कंपनी आ रही है और प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। मेरा गांव है, मैं और ध्यानी जी, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। 2007 से लगातार कंटिन्यू ध्यानी जी, चोपड़ा जी, जब हमने आंदोलन शुरू किया, दुनिया भर के आंदोलनकारी लोग हमारे इलाके में पहुंच गए, तमाम साधु संत पहुंच गए। जब हमारे गांव में जंगल कटना शुरू हुआ, एकदम एक कंपनी पहुंच गई, लैंको कंपनी, और उसने सीधे पेड़ काटना शुरू कर दिया, वन पंचायत। और लोगों को पता ही नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं, वन पंचायत का, ग्राम पंचायत का कोई। अरे ये हमारे जंगल कौन काट रहा है, कौन काट रहा है जंगल? मैं रुद्र टाइम में लोगों ने मुझको फोन किया है, जंगल कट रहे हैं। मैंने कहा रोको, कौन है वो हमारे अनुमति के बिना जंगल काटने वाला? और कट्ठे हुए लोग। नवंबर 2008 में फाटा ब्यूम जो प्रोजेक्ट था उसके खिलाफ 20 गांव की जनता खड़ी होगी, 20 गांव की जनता, और पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया, ठप कर दिया बिना हमारी अनुमति के। आप कौन है हमारे जंगल काटने वाले, कौन है आप, कैसे आए? पूरा प्रोजेक्ट ठप कर दिया। और उसी दौरान दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा था मंदाकिनी पर, ये जो सिंगोली भटवाड़ी वाला, 33 गांवों के लोगों ने बैठक की दिसंबर में और कुंड में उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। 558 प्रोजेक्ट उन्होंने पूरे उत्तराखंड में धड़ाधड़ मंजूर कर दिए। उत्तरकाशी में आंदोलन, एक हमारे भाई त्रिपन सिंह चौहान जी आज नहीं रहे, उन्होंने बहुत बड़े मूवमेंट खड़े किए उसके खिलाफ, और हम लगातार कंटिन्यू लड़ते रहे। लेकिन इन्होंने तमाम जनता को लड़ाया, फूट डाला, वो किया। विकास किसका? विकास मल्टीनेशनल कंपनी का, विकास अडानी अंबानी का, या विकास आम जनता का? कौन सा विकास? ये विकास का मॉडल पूरी तरह अडानी अंबानी मल्टीनेशनल कंपनियों का मॉडल है। ये विकास आम जनता का विकास का मॉडल नहीं है, आम जनता का विनाश का मॉडल है। और हम इस बात से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि जो जनतंत्र के जो और स्तंभ हैं, कहाँ जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, बैठे हुए हैं ध्यान दीजिए। किसके बाप की सुप्रीम कोर्ट? कौन सी सुप्रीम कोर्ट, कौन सी हाई कोर्ट? कितनी रिट पड़ी परियोजनाओं के खिलाफ? क्या मजाल कोई कोर्ट रत्ती भर सरकार के खिलाफ कोई आदेश कर दे? और एक रिट पड़ी हुई थी दिल्ली में, ध्यानी जी ने हमको कहा आप भी आओ, मंदाकिनी वाले, केदारनाथ, पूरे रुद्रप्रयाग जिले वालों ने एक समिति बना दी, केदारनाथ संघर्ष समिति, और मुझको अध्यक्ष बना दिया। हम 3 लोग दिल्ली गए, इन्होंने कहा आप आओ, पार्टी बनो सुप्रीम कोर्ट में। हम गए दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गए, जाने से पहले कल डेट थी, अचानक उमा भारती, इनकी अच्छी वो थी पहचान की, उमा भारती जी पर्यावरण मंत्री, ध्यानी जी ने कहा नौटियाल जी चलते हैं उमा भारती जी के पास, कल डेट है, डेट तो लेनी नहीं, कल तो बहस होनी नहीं है, बड़ा गड़बड़ है मामला। हमने कहा चलो उमा भारती बचा देंगी। हम गए और हम वहाँ बैठे हुए थे, उमा भारती जी आए एकदम ध्यानी जी के पास। अरे ये कैसे आए? ध्यानी जी अलग कमरे में ले गई और उन्होंने कहा जी कल डेट एडजॉर्न होगी, सरकारी वकील को बोल दिया डेट एडजॉर्न होगी, कोई बहस नहीं होगी। प्रशांत भूषण बहुत बड़े वकील, वो पिथौरागढ़ उधर के लोगों की वो कर रहे हैं। हमने भी अपना एक वकील रखे, केरल के एक दिनेश हैं, लेफ्ट पार्टी के आदमी हमारे पहचान के थे, उन्होंने कहा हम आपकी वकालत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और दिनेश ने बोल दिया, हम बहुत खुश हो गए। उमा भारती ने कहा कल डेट बदलेगी, वो होगा, हम खुश हो गए, अब तो रुक गया प्रोजेक्ट। दिनेश ने उसी दिन बोल दिया था कि उमा भारती कोई चीज नहीं, इनके जब बोलने से कुछ नहीं होने वाला, कोई प्रोजेक्ट नहीं रुकने वाला। आप ताजुब करेंगे, हमने जितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, वृंदा करात ने वहां पर पार्लियामेंट की मेंबर थी, हम 10 लोगों को बुलाया दिल्ली, हम गए। पर्यावरण मंत्री थे जयराम रमेश, इससे पहले उमा भारती से पहले जयराम रमेश, और जयराम रमेश जी ने हमको कहा बताइए ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ बन रहे हो? उन्होंने कहा मैं सारे प्रोजेक्ट बंद करूंगा, ये सारे विनाश के प्रोजेक्ट हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले मुझको कहते हैं कि तू विकास विरोधी। उन्होंने कहा विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। और जयराम रमेश जी ने एक कमेटी बनाई और कहा ये कमेटी जाएगी, रिपोर्ट देगी और मैं इन प्रोजेक्ट को बंद करूंगा। हमको टाइम दिया, हमको बाकायदा कहा गया कि कमेटी आएगी, आपको 10 दिन पहले सूचना देगी। और देखिए बदमाशी, कमेटी आती है 29-30 को, क्षेत्र का भ्रमण होता है जून के महीने, मई के महीने में, पीक पे यात्रा चल रही, सूचना नहीं देते पहले से। ठीक सुबह जो है
29 तारीख की शाम को डीएफओ, 28 तारीख की शाम को डीएफओ मुझको फ़ोन करते हैं कि वो कमेटी आ रही है पर्यावरण मंत्रालय की, और कल वहाँ रुद्रप्रयाग में एक होटल है, वहाँ आगे जाके सुमेरपुर में, उस होटल में 9 बजे मिलेगी। अरे कल सुबह जो है कमेटी जानी है, अभी तमाम लोग हैं आंदोलन के में, सारी जनता है, सब लोगों को सूचना करनी है, लोगों की बात सुननी है, कैसे आधी रात में होगी। फिर हम सुबह 9 बजे पर्यावरण और तमाम प्रेस वालों को फ़ोन किया, प्रेस वालों को बुलाया, उनको बोला, लेकिन वो सब वहाँ पे जब तक हम वहाँ पहुँचे वो गायब। एक डॉक्टर झुनझुनवाला, बड़े वो भी आंदोलन में उन्होंने बड़ी मदद की, लिखा पढ़ी में और तमाम डॉक्यूमेंटेशन में, उसमें झुनझुनवाला जी हम सब गए पीछा करते हुए, बड़ी मुश्किल से कमेटी पकड़ी। उस कमेटी ने पूरी लीपा पोती करके, और उस कमेटी ने एक बात सिर्फ जरूर लिखी, इन्होंने इतने प्लास्टिक इस्तेमाल किए कि 15% फाटा ब्यूंग परियोजना पर 15% काम हुआ था केवल, और 286.67 घन मेट्रिक टन ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया गया गांवों के नीचे। ऊपर गांव है, नीचे आप ब्लास्टिंग करे जा रहे हैं। हमने इनको बोला भाई नदी पार करो, जहां गांव नहीं है उस तरफ ले जाओ, लेकिन आपको बनी हुई सड़क, आपको सड़क पे बनाना है, बड़ी कंपनी का राजधानी, बड़ी कंपनी को फैसिलिटी देनी है हमारी गवर्नमेंट ने, उसका घर भरना है, उसको बिजली बना के पैसा कमवाना है। नहीं सुनी बात। सिंगोली भटवाड़ी में 324 मीट्रिक टन, इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में, काम शुरू होते ही इतना विस्फोटक कर दिया वहाँ, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरे गांव के 64 परिवारों में के 116 मकान और गौशालाएं धड़क हुई। तमाम इलाकों में लोगों के मकान टूट गए, पानी के स्रोत सूख गए, जोशीमठ में पूरे पहाड़ पे ये सारी घटना हुई। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये सारा पानी के स्रोत सूख गए, तमाम ये हो रहा है, और आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं। भाई मॉडल क्या है, विकल्प क्या है? विकल्प था 1947 के बाद हिंदुस्तान में बिजली बननी शुरू हुई थी, विकल्प था। सरकारी प्रोजेक्ट लगे, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम के प्रोजेक्ट थे, प्रत्येक धारे, प्रत्येक गदेरे पर एक पावर हाउस था, छोटे छोटे गदरों पर पावर हाउस, छोटे छोटे गदरों पर 50 पावर हाउस बनाओ, बिजली पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं, बिजली चाहिए हमारे विकास के लिए, हम बिजली विरोधी नहीं, वो है मॉडल। लेकिन सरकार का प्रोजेक्ट बंद होगा और प्रसन्ना रेड्डी का प्रोजेक्ट चलेगा श्रीनगर में। प्रसन्ना रेड्डी वहां से आंध्रा के बड़े माफिया, बड़े भूभूस्वामी, अरबों रुपया, एक यूनिट में कितना रुपया पर दिन आता, अरबों रुपया प्रसन्ना रेड्डी के यहाँ जाएगा, और पहाड़ के जल जंगल जमीन नष्ट करोगे। यहाँ के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, जिन लड़कों को प्रलोभन दे के लड़ाई के आंदोलन को तोड़ने के लिए प्रलोभन दिया, जैसे जैसे प्रोजेक्ट खड़ा होता गया सबको निकालते गए नौकरियों से, सबकी नौकरियां खत्म। हमारे बच्चों को घर बिठा दो, हमारे जल जंगल खत्म कर दो, सारे पहाड़ को, सारे देश को नष्ट कर दो, और उसके बाद कहो कि ये पर्यावरण को खतरा हो रहा है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मुझे बेहद खुशी है यहाँ पर इतने नौजवान साथी इकट्ठे हुए हैं, और इस मुल्क को बचाने का सवाल है। ये केवल अभी दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, एक बिजली परियोजना है, तब उसके बाद तो जब बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ, बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी, वो 558 तो फिर ठप हो गए, कुछ ही बने फिर बंद हो गए वो परियोजनाएं। दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, 4 धाम का प्रोजेक्ट, और 4 धाम परियोजना में आप जा रहे हैं, जंगल का कोई नॉर्म्स नहीं, कोई फॉर्म्स नहीं, कहाँ ले जा रहे हैं मशीनें, वहाँ से जंगल से ऊपर से काट कर सारे पेड़ नदियों में डाल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कानून नियम का कोई मतलब नहीं, कोई उसका कोई मापदंड नहीं, कहीं वन पंचायतों, ग्राम पंचायतों की कोई सुनवाई नहीं, विरोध करने के बाद भी उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये पर्यावरण के खतरे के साथ साथ हमारे जो जनतांत्रिक संस्थाएं हैं, हमारा जो संविधान है, उस पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और इन दोनों खतरों को देखे बिना हम केवल एक तरफा बात नहीं कर सकते। अभी रेलवे प्रोजेक्ट बनने लगे, अब ताजुब की बात है, हमारे गढ़वाल का एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर जो है एक कृषि भवन बना हुआ है, बहुत बड़ा राज्य कृषि भवन, ये रिंग रोड पे। अरे किसके बाप का राज्य कृषि भवन? वहाँ जाओ, माधो सिंह मलेथा, माधो सिंह भंडारी का क्या इतिहास है, एक इतिहास पुरुष जिसने मलेथा की जमीन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की, आपने उस इतिहास को नष्ट कर दिया। आज मलेथा को जाके देखो, मलेथा में कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट लगा था, उसका क्रेशर प्रोजेक्ट, और उसका लोगों ने जम के विरोध किया, धूल आएगी हमारे खेत में फलाना, हम भी गए उस प्रोजेक्ट का विरोध करने, और आज आप जाओ गुजरो, मलेथा को पूरी तरह नष्ट कर दिया, कोई सारी जमीन बिल्कुल रेगिस्तान बना दी पूरी।
हमारा इतिहास, ऐतिहासिक एक कितना गौरवशाली इतिहास को आपने नष्ट कर दिया। इसलिए साथियों, ये समय है एक एक चीज़ को समझने की, एक एक चीज़ को जानने की, और तमाम लोगों को संगठित होने की, संगठित होकर इन तमाम खतरों को बचाने की, इन तमाम खतरों से आवाज़ वो करने की। और सत्ता की बिना हम ये समझे बिना, ये सत्ता पूंजीपति वर्ग की सत्ता है, ये सत्ता अडानी अंबानी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम कर रही है, ये सत्ता हमारी नहीं है, मजदूर और किसानों की सत्ता नहीं है। आज आप देखते हैं पूरे देश के अंदर किसानों ने बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखा दिया कि हम अडानी अंबानी को अपनी खेती नहीं बिकने देंगे, और किसानों की जीत भी। इसलिए हिंदुस्तान के आवाम की जीत होगी। आज हमारे छात्र नौजवानों का आप देखिए क्या हाल है, शिक्षा का निजीकरण हो गया, इतनी महंगी शिक्षा, लाखों रुपया लोग खर्च कर रहे हैं, 5,000 4,000 की नौकरी नहीं मिल रही, प्रलोभन दे रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमारे बच्चों को धक्का मार रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई एक व्यापक लड़ाई बनाने की आवश्यकता है। और कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो पर्यावरण का खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है, ये विकास नहीं है, ये विनाश है, ये पूरी तरह से विनाश है। और आप, एक हमारे साथी कह रहे थे कि भाई देहरादून से दिल्ली आप 2.5 घंटे में क्यों पहुंचना चाहते हैं? आप जो है रेलगाड़ी को ऋषिकेश से वहाँ पर कर्णप्रयाग में 4 घंटे में यात्री को पहुँचाना चाहते हैं, और रास्ते के ढाबे, तमाम जो रोजगार के रास्ते हैं वो सारे खत्म। किस लिए वो यात्रा? एक बार क्या हुआ कि केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित ने विरोध करना शुरू किया। एक केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित थे, उनकी दुकान थी रुद्रप्रयाग में, कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस की सत्ता थी। मेरे को बोलने लगे, भाई साहब कल गुप्त काशी में चक्का जाम किया लोगों ने। मैंने कहा हाँ। बोले आप भी थे? मैंने कहा मैं भी था। कि आपका नाम तो नहीं था अखबार में? मैंने कहा मैं अखबार के लिए आंदोलन करता ही नहीं हूँ नाम के लिए, मैं था उस आंदोलन में। तो बोलने लगे जी केदारनाथ यात्रा नहीं आनी चाहिए, चक्का जाम होने चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर तुम दुनिया भर के हेलीकॉप्टरों से केदारनाथ यात्रा ले जाओगे और हमको स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, भाड़ में जाए तुम्हारी केदारनाथ की यात्रा, हमने क्या करना उस यात्रा का? हम चक्का जाम करेंगे। आप हेलीकॉप्टरों में, हवाई जहाजों में, बड़ी बड़ी कंपनियों के जहाजों में उड़ा रहे हो लोगों को ऊपर ही ऊपर, और यहाँ के सारे रोजगार खत्म कर रहे हो। इसलिए दोस्तों बड़ा खतरा है। आप सब साथियों का और खासकर दून पीपल्स प्रोग्रेसिव क्लब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा ये प्रोग्रेसिव काम किया है, और इस काम को आगे बढ़ाने में हम सब मिलजुल के, किसान, छात्र, नौजवान, तमाम कर्मचारी, मजदूर, मेहनतकश लोग एक बड़ी गोलबंदी बना के इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।